प्रश्न है एक कहाँ गए जिन्होंने पूछा था? हाँ, इधर पे। तो प्रश्न ये था कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, गुस्सा करके बहुत बुरा लगता है। मैंने जानबूझ के पूछा कि कहाँ गए, क्योंकि तुमको देख के लगता नहीं है कि गुस्सा करते होगे। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है तुम्हारे प्रश्न के ऊपर, पर तो इसको मैं, हो सकता है तुम्हारा उत्तर ना हो, लेकिन एक जनरल, पहले तो हमको ये समझना है कि क्रोध कुछ अचीव नहीं करता। क्रोध एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का लक्षण है। इट डजंट अचीव एनीथिंग। एक बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर है जो चीज़ों को नष्ट करती है, तोड़ती है, और उसका बस मोमेंटली ये होता है कि आपके अंदर जो तूफान उठ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन जो उठ रही है, उसको आपने एक्सप्लोड कर दिया। परंतु इसके इमीडिएट परिणाम और दूरगामी परिणाम दोनों भयावह हैं। तो पहले हमको ज्ञान पाठ को, ये पूरी तरह इस चीज़ को समझ लेना है कि श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं कि क्रोध से पूरी तरह हम वेल्ड हो जाते हैं, बहुत भयंकर। सबसे पहले क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि हम पर प्रहार करते हैं, फिर किसी और पर करते हैं। मन के अंदर ये बात एकदम सेट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी वृत्ति को हम जब अपने अंदर से निकालते हैं, थोड़ा इस प्रश्न को आप जनरल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक, हम कहते हैं इस परिस्थिति में ना हो, ऐसे नहीं होता है, इट डजंट वर्क। वो वृत्ति को हमको अपने अंदर से, यानी किसी भी परिस्थिति में, फॉर इंस्टेंस क्रोध इस समय ना आए, क्रोध ना आए, तो हम क्रोध से मुक्त हों। तो ये हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट डजंट सर्व एनी पर्पस, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। वो पर्पस के बिल्कुल उल्टा का उसका प्रभाव होता है। तो क्रोध हमारे अंदर ना आए, इनफैक्ट अगेन कोई भी नेगेटिव वृत्ति हमारे अंदर ना रहे, इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, राजयोग में, बुद्धिस्ट योग में भी यूज़ करते हैं, माँ भी इसको बताती हैं कि इसके ठीक ऑपोजिट क्वालिटीज़ हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों के कंटेक्स्ट में आई विल कम। तो क्रोध आ रहा है अगर मान लीजिए, तो उसका एंटीडोट क्या होगा? प्रेम तो फिर फाइनल रेमेडी है, तो मतलब हर चीज़ का एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट, शांति, पीस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, अभी प्रश्न भी किसी ने किया था कि मनुष्य बहुत ईजिली नेगेटिव चीज़ों के प्रति क्यों खुला रहता है, वाइल्ड फायर की तरह। क्योंकि हमारे टीवी चैनल सारे फ्री वाले हैं, ये नेगेटिव वाले। क्यों फ्री वाले हैं? क्योंकि ये मिलेनियम से चल रहे हैं। तो अब जो ये नेगेटिव फोर्सेस का हब है ना, उसने उनको फ्री कर दिया है, तो आसानी से मिल जाते हैं। और जो अच्छे वाले चैनल्स हैं वो पेड चैनल्स हैं, मतलब उन्हें प्रयास करना पड़ता है शुरू में। तो ऐसी ये जो क्रोध को अगर हम देखें, एक वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन आता है ढूंढ करके, कहीं ना कहीं से आ रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके हब होते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे अंदर वो ऊर्जा का जो हमारा क्षेत्र है उसमें आके वो कई बार मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेसिक जो चेतना है वो शांत रहे, शांत, सौम्य। और ये कैसे होती है? ये अभ्यास करके होती है। तो रोज़ हमको, अब कई बार लोग होते हैं खाली समय मिलता है, बैठते हैं, मेडिटेशन नहीं होता, कुछ नहीं, आप पीस को बुलाइए, शांति शांति शांति। प्रोवाइडेड आपके घर में किसी का नाम शांति नहीं है तो भी ठीक है, दोनों ही आ जाए पर इट हैज टू बी कॉल वेरी सिंपल। इट इज लाइट 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 लाइट, शांति शांति, पीस पीस पीस। मित्रता करनी होती है शुरू में, वो नहीं आसानी से होता है क्योंकि चैनल हमारे बंद है। शांति को भी हम बड़ी शांति से बुलाते हैं, शांति शांति शांति, तो प्यार से बुलाइए, शांति शांति शांति, पीस 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 पीस। तो धीरे धीरे वो पीस हमारे अंदर में और बाहर के वातावरण में वो एक जोन बनने लगता है। तो उस जोन में कोई चीज़ उसके संपर्क में आती है तो वो
अपने आप शांत होने लगेगी। अभी आज ही मुझे किसी का पत्र आया बड़ा सुंदर कि आपने बताया था कि जब क्रोध आए तो आप माता जी का नाम लो। तो मैंने नाम लेना शुरू किया तो जो व्यक्ति मुझ पर क्रोध करता था तो क्रोध ही करना बंद हो गया उसका। तो ये होता है, ये एक बहुत सॉलिड उपाय है कि जब भी कोई ऐसी वृत्ति हमारे पास आती है तो अचानक हम माता जी का नाम लें, या जिस भी रूप में अगर भगवान को आप बसते हैं तो वो नाम इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके नाम लेने मात्र से, और आई कैन टेल यू कि ये क्रोध या कोई भी भयानक से भयानक वृत्ति है, फियर है और भी लस्ट है, अगर आप माता जी का नाम अंदर स्मरण करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दैट बिगिन टू डिजॉल्व, वो रुक नहीं पाती उस स्पंदन के सामने। तो ये दूसरी चीज़ है, शांति का आवाहन करना। और तीसरा, पहला तो है कि समझना मन से कि ये सॉल्यूशन तो है नहीं। चौथा, अगर कोई आप पे क्रोध कर रहा है तो ये तो सब हुआ कि भाई हमने अपने उपाय किए, हम ठीक हो गए। लेकिन कभी कभी हमको ये भी देखना चाहिए, हालांकि अगले व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों आ रहा है, या बच्चे अगर इनडिसिप्लिन्ड हैं उनका क्यों इनडिसिप्लिन व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात है क्या। हो सकता है कि स्कूल क्लासरूम के कंटेक्स्ट में तो माने ये कहा है कि हम उनके इंटरेस्ट को बांध नहीं पाते हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन है इस प्रकार का है कि बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं। तो कभी कभी ये भी है कि हमको भी ये देखना है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए, हो सकता है उनकी ऊर्जा इस समय, वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इस तरह से इनडिसिप्लिन क्यों हैं। और मान लीजिए ग्रुप है 20 का या 30 का ग्रुप है, उसमें 3-4 बच्चे उदंड हैं जिसको आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो हमेशा बेटर रहता है इनको एक अलग करके उनको करना है जो भी देना है, लेकिन वो ग्रुप डायनामिक्स के लिए ठीक नहीं है। तो 25 बच्चे एक तरफ आप उनको एक्सरसाइज दे रहे हो, इनको भी एक्सरसाइज दे रहे हो, यू आर नॉट वांटिंग देम कि वो सारे यही चीज करें। तो उससे क्या होता है कि एक तो उनकी जो ऊर्जा का जो मिल करके फायर बढ़ रहा था वो कम हो जाता है, इमीडिएटली इट डिमिनिशेस। जैसे संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ें कंटेमिनेट होकर बढ़ती हैं ग्रुप में, खासकर कलकत्ते से तो नहीं है, तो कलकत्ते के बारे में एक प्रचलित चीज़ थी, मैं तो रहा हूँ, तो उसमें प्रचलित थी कि अगर कोई भीड़ किसी को पीट रही है तो आस पड़ोस कोई जा रहा है तो वो देखता है कोई किसी को कोई भीड़ पीट रही, तो आप भी जाके उसको 2 थप्पड़ लगा देते। आपको पता नहीं है क्यों पीटा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये संक्रमण होता है। तो एंगर, फियर, ये सब संक्रमण के थ्रू फैलता है, तो उनको अलग कर देना चाहिए, जैसे आप क्वारंटाइन करते हैं, लेकिन उनको देना है, ये नहीं कि अलग हो गया अब हम तुमको एक्सरसाइज नहीं देंगे, तुम नहीं, उनको अलग तरह की ज़्यादा विग्रस चीज़ें देनी है, नॉट एज पनिशमेंट बट परहैप्स दे हैव मोर एनर्जी एंड दे हैव टू वॉश इट आउट। तो जब आप उनको ज़्यादा विग्रस चीज़ें देते हैं और उनको फोकसिंग की शायद प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि हो सकता है कि उनका माइंड फोकस नहीं कर पाता हो, बड़ी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो, उस पर ध्यान देना। अगर फिर भी 1-2 बच्चा बार बार आपको लग रहा है कि वो बहुत ही उदंड है, तो ये एक्सपीरियंस बताता है कि उसको अलग से पूछना चाहिए, कोई चीज़ तुम्हें ट्रबल कर रही है क्या। ये मैं वो उपाय बता रहा हूँ जो आइडियल टीचर को करने चाहिए कि इज समथिंग ट्रबलिंग यू। और फिर उस बात में कई बार बड़ी सुंदर चीज़ें घटित होती हैं। माता जी की 2 कहानियाँ हैं कि एक बार एक बच्चा था क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता था, तो माता जी ने उसको एक काम दिया, उसको बोली कि वो मतलब हर चीज़ में आगे रहना चाहता है। तो माँ ने कहा अच्छा बताओ व्हाट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, टू बुली समबडी या हाँ पॉकेट में हाथ रखना। ये बड़ों पर भी लागू होता है। अब इसको श्री अरविंद ऐसे बोलते हैं, सिट टाइट ओवर योर इम्पल्सेस। तो बच्चे के साथ भी आप उसको भी दे सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा ज़्यादा कठिन काम किया है तो कठिन काम करने में मज़ा आता है, वो तो भाग रहा है इसके पीछे, लालायित है, तो कठिन काम है मुट्ठी बंद करके पॉकेट में रखना और मैं नहीं एक्सप्रेस करूँगा। और शुरू में ये उसको कठिनाई होगी, देन ही विल अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी एनर्जी बचेगी। तो ये बच्चों से कई बार, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं होते हैं उदंड, 2-4 होते हैं खासकर, तो उनसे पूछ करके
उनसे मिल करके, और कई बार अगर सारे बच्चे उदंड हो रहे हैं तो आप देखें कि इसमें संक्रमण करने वाले 2-3 बच्चे ही हैं, तो उनको आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या कारण है। हो सकता है कोई समस्या भी चल रही हो, घर में चल रही हो। मैं तो मिला हूँ ऐसे बच्चों से, पेरेंट्स बड़े वायलेंट हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब एक करुणा से देखना है। हम गुस्सा हो गए उस पर, अब उसको क्या हुआ उसके, क्योंकि एक शिक्षक के हाथ में, हम सभी कहीं ना कहीं शिक्षक भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी होती है। अब हम कहीं रीइंफोर्स तो नहीं कर रहे उसके जीवन की अवधारणा। तो मैं ऐसे मिला हूँ, अगेन एज ए साइकेट्रिस्ट, बहुत इन चीज़ों का तजुर्बा, कि बच्चा बहुत गुस्सा हो रहा है। जब उससे पूछा गया तो घर में वो बहुत क्रोध और वायलेंस को देख रहा है। तो अब मान लीजिए टीचर भी गुस्सा होता है, तो अब बच्चे के जीवन में क्या जा रहा है कि हाँ, यही तो सत्य है जीवन का, बड़े तो गुस्सा होते ही हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन अगर उसको सही समय पर एक व्यक्ति मिल जाए जो करुणा को अंदर में रख के उसको समझे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो बहुत फर्क पड़ता है इसका। और ये किसी भी क्वालिटी के साथ होता है, किसी भी नेगेटिव क्वालिटी के साथ। अब ये काम कठिन होता है टीचर के लिए, लेकिन अब मैं तो ये मानता हूँ कि हम सभी लोग किसी न किसी लेवल पर कठिन काम करने के लिए प्रस्तुत हैं। इजी काम क्या होता है, गुस्सा कर दिया, उसको डांट करके, वर्ड स्टिल मार करके चुप कराना। अगर हम सच में क्रोध करते हैं तो वी हैव लॉस्ट इट, क्योंकि उसके बाद बच्चे के हृदय में कभी रिस्पेक्ट नहीं आएगी। वो अगर चुप हो भी गया तो उसके हृदय में कभी भी आदर का भाव नहीं जगेगा। तो ये हमेशा अभ्यास कि अब हमको अपने अंदर भी देखना है कि गुस्सा क्यों आया, गुस्से का कारण क्या है। उसके कई कारण होते हैं। जनरली एक किसी ना कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, कभी कभी जीवन में चल रही होती है एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन। और वो कहते हैं ना, कहीं का गुस्सा कहीं पर। उसकी तो एक आश्रम में तो बड़ी मज़ेदार कहानी है कि हायर क्लास नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मतलब स्वयं को पीड़ित नहीं करना है गिल्ट होके कि अरे मैं कोई अनोखा। आता है गुस्सा एक कमजोरी, ओवरकम करना है, लेकिन मैं एक अकेला नहीं हूँ इसमें। तो आश्रम में एक मुझे बता रही थी एक, अब तो वो चली भी गई, शरीर पूरा हो गया, तो बोल रही थी कि कैसे कैसे क्लास में मज़े आते थे। तो ये बच्चे क्लास में बैठे थे और एक टीचर आए, तो ये 2 लड़कियों ने एक बैग लिया जिसमें वेस्ट पेपर था, वेस्ट पेपर वाला डोलची उठाई और वो जाके रिंगा रिंगा रोजेस करके उस तक पहुंची। इसके पहले कि वो समझ पाता उसके सिर पे टोकरी डाल दी। ठीक है, वो सारा चला गया, जो भी उसने कागज वागज फटे उटे रखे थे। इस आदमी को आया गुस्सा, इसने सामने जो लड़का बैठा था उसको जोर से थप्पड़ मार दिया। तो लड़के ने बोला मेरा क्या फॉल्ट है हमारे की दोष आज, मेरा क्या फॉल्ट है। तो टीचर ने कहा वो तो मालूम है मुझे भी की तरफ फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब लड़की पर मैं हाथ थोड़ी उठाऊंगा ये देखिए, या वो रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जो जिन्होंने ये बदमाशी की थी वो बता रही थी। कहते हाँ तेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, पर लड़की पर तो मैं हाथ उठा नहीं सकता हूँ, तू सामने बैठा है तेरे ऊपर डाल दिया। एक बड़े कैंडिड, अब सारी क्लास में हंसी आ गई। तो कई चीज़ों में तो बड़ा ह्यूमर एक बहुत बड़ा एंटीडोट है जीवन का। हमको हंसना आना चाहिए एक, लेकिन अब ये भी है अब कभी कभी मैंने ये एक बार इस एडवाइस में बुरा भी फंस जाता आदमी। किसी को मैंने कहा कि भाई गुस्सा आता हो तो आप गुस्से को डिफ्यूज़ करने के लिए कोई ह्यूमरस चीज़, अब मुझे नहीं पता था कि पति पत्नी की बात हो रही है, तो इन्होंने एक जोक क्रैक कर दिया। अब वो तो बहुत गुस्सा हो गई कि आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो द होल थिंग ब्लो ऑफ। पर जनरली एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हेल्पफुल होता है। तो लाइफ में रोज हमको अंदर में प्रसन्नचित्त होने के लिए, और अंदर कौन प्रसन्न रहता है वास्तव में, ओनली दैट पर्सन इज हैप्पी जिसकी डिजायर्ड सेल्फ चली गई है डिजायर और जॉय एक साथ नहीं जाते हैं, डिजायर के साथ प्लेजर और पेन जुड़े होते हैं। तो जितना हम अपने अंदर अपनी इच्छाओं को, वांट्स को कम करते हैं, उतना अंदर में जॉयस और पीसफुल रहते हैं। तो जैसा हमारा अंदर का ऊर्जा क्षेत्र होगा वैसा इम्पैक्ट करता है उन पर। ये सब करने के बाद भी कभी कभी एक और चीज़ ज़रूरी है। माँ कहती है कोई भी क्वालिटी तुम दूसरे के अंदर से नहीं हटा सकते अगर वो तुम्हारे अंदर है। तो माँ एम्फेसाइज करती थी हमेशा कि यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। बहुत कठिन काम है। एंड एज ए टीचर वो सुबह बात हो रही थी स्वराट और फिर सम्राट।
तो सेल्फ डिसिप्लिन इज ए कांस्टेंट प्रोसेस. हर एक टीचर को इसका अभ्यास ये कांस्टेंट चलता है, क्योंकि आप अवेयर होते हो कि यहाँ पर आई जस्ट मिस्ड आउट. तो उसको कॉन्शियसली ग्रो करना, मतलब कॉन्स्टेंटली वन हैज़ टू ग्रो. एक प्रॉब्लम टीचर्स के साथ क्या होती है, हम सभी के साथ जो भी, कि हम एक पॉइंट आता है जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि बिकॉज वी आर टीचर तो हम तो अब हमारा स्थान वहाँ है, और वो स्टूडेंट है, तो हम फिक्स हो जाते हैं. एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है भारतवर्ष में, सभी जगह है एक तरह से, कि डिग्री. क्योंकि डिग्री मिल गई तो हमको लगता है अब हम जान गए. तो वो जो कांस्टेंट प्रोग्रेस की चाह होती है कि नो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, तो जैसे जैसे हमारे अंदर वो आई मस्ट चेंज माई सेल्फ ये भाव रहता है, तो बच्चे के अंदर भी वो भाव जाता है. ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बच्चे के अंदर, वो भाव. और इसके बावजूद भी एक चीज़ जो गिल्ट नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि देख के नहीं लगता कि क्रोध आता है, प्रॉब्ली यू आर सेइंग कि आपने जोर से बोल दिया, दैट्स ऑल राइट. वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार आपको फर्म होना पड़ता है, अपने ऊपर भी बच्चे के ऊपर भी. फर्मनेस और एंगर दो अलग चीज़ है. एंगर एक अंदर की अवस्था है. फर्म, यू हैव टू बी फर्म, बट फर्म विदाउट एंगर. तो इसको श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे समझाया है. तो कहानी ये थी कि एक साधु बाबा जा रहे थे रास्ते से, तो बच्चे कहते हैं आप हम कुछ करिए, क्या हम यहाँ फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ नाग बार बार फुसफुसाता है, तो हम तो डर जाते हैं, और एक आध बार कभी किसी को काट भी लिया है. तो साधु ने कहा ठीक है, तो वो तो डरते नहीं थे, तो पशु से वो कम्युनिकेट करना जानते थे. तो नाग ने कहा ये मेरी वृत्ति है, मैं क्या करूँ. तो उन्होंने वृत्ति के परिणाम बताए. तो ये भी बताने होते हैं बच्चों को कि इसके परिणाम होते हैं. दे डोंट नो मेनी टाइम्स. हम कह देते हैं ये मत करो, उदंड मत बनो, तो उनको बैठ के रैशनली समझाना होता है. खैर यहाँ गुस्से की बात है, तो नाग को कहा कि तुम ये मत किया करो, बच्चे डरते हैं, तुम्हें पता है इन कर्मों का क्या असर पड़ेगा. तो उसने मान ली बात. 1 साल बाद फिर वो साधु जी जा रहे थे, देख रहे थे नाग लहू लुहान पड़ा है. कहा क्या हुआ. कहता आपने तो बोला मत कुछ करो, अब ये बच्चे मुझे पत्थर फेंकते हैं और मैं तो कुछ नहीं करता हूँ. तो उन्होंने कहा मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को थोड़ी मना किया था. तो कभी कभी फॉर्मली बोलना होता है, क्योंकि वो भी एक पावर होती है. क्रोध एक अंदर की अवस्था है, ये जरूरी नहीं कि बाहर का एक्ट. अब इट मे साउंड स्ट्रेंज बट समटाइम्स इवन ए स्लैप मे बी विदाउट एन एंगर. अब ये मैंने देखा भी है किसी के साथ, और हैं ऐसी कहानियाँ. स्लैप कैन बी विदाउट एंगर. और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि आप लाठी पकड़े और कह रहे हो हम बड़े नॉन वायलेंस है, अंदर में आपके पूरा वायलेंस भरा हुआ है. तो क्रोध और नॉन वायलेंस की जो स्टेट है वो आंतरिक अवस्था है. जब आप कोई चीज़ अच्छे भाव से करते हो, कभी कभी कि बच्चे को सुधारने के लिए एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इससे बच्चा सुधर जाएगा, उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा, गुडविल से करते हो, तो ठीक है. गिल्ट की जो बात है, वो जो दूसरा पार्ट है इसका, गिल्ट का स्थान है नहीं योग में. योग में लर्निंग, बिकमिंग कॉन्शियस, प्रोग्रेस, यही चीज़ है. गिल्ट का कोई रोल नहीं है. लेकिन अगर ये भाव आया कि मैंने ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ऑल दैट वन हैज़ टू डू इज वन हैज़ टू ग्रो कॉन्शियस, ऑफर इट टू द डिवाइन मदर एंड प्रे कि माँ मेरे अंदर से इस वृत्ति को हटा दो. और दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, नॉट टू फील बैड, क्योंकि लाइफ तो कांस्टेंट प्रोग्रेस है. सो ये है किसी भी वृत्ति के साथ, ये लॉन्ग जर्नी है. हर किसी की अपनी अपनी कठिनाई होती है. किसी के लिए क्रोध होता है, किसी के लिए भय होता है, किसी के लिए वैनिटी होती है, बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी कठिनाई होती है यूनिकली. तो वन हैज़ टू एक्सेप्ट ये डिफ़िकल्टी, ये प्रकृति के समय लगता है, परंतु अगर दिशा सही है तो उसमें हमको चलते जाना चाहिए. गिल्ट इज़ नॉट द वे, ये तो निश्चित है. माता जी को ऑफर करके कॉन्शियस होना है, और धीरे धीरे ये चीज़ चली जाती है. फर्मनेस जरूरी है, खुद के साथ भी और संसार के साथ भी. ठीक है. दो प्रश्न हैं. विजन एंड ड्रीम में क्या अंतर है. कंसेप्ट
जो बात हो रही है इतने दिनों से, एक तो ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारे और भी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जिनकी अपनी एनर्जीज है, बीइंग्स हैं। और इसका एक प्रमाण होता है कि कभी कभी हमारी चेतना उन जगत के साथ या तो सब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली प्रवेश करती है। सब्जेक्टिवली जब दूसरे जगत का प्रभाव होता है तो वो हमारी चेतना में उसके प्रभाव से पता चलता है। कभी कभी अचानक डिप्रेशन आ जाता है, भय भर जाता है, कभी कभी इसके अपोजिट शांति आती है, कभी कभी क्रोध आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दूसरे वर्ल्ड्स का प्रभाव है। हम लोग इस चीज़, या हृदय एक एंथुजियाज्म से भर जाता है, कभी कभी लोगों का प्रभाव होता है इसका। तो इसीलिए संगति का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो ये चीज़ें हमको अपने अंदर इस पूरी विज्ञान को समझना है। तो ड्रीम्स में कई प्रकार के ड्रीम होते हैं। कई सारे ड्रीम तो केवल एक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, कहीं दबी हैं कुछ, कहीं पर कुछ और हैं, वो कोई अनुभव है, कहीं भूख ज़्यादा खाना खा लिया, कभी चिकन खा लिया, वो चीज़ें ड्रीम जगत में जो उसके साथ जुड़े हुए भाव थे वो सारे ड्रीम जगत में आते हैं। तो वो एक प्रकार के ड्रीम है। कुछ ड्रीम हमारे विश फुलफिलमेंट वाले ड्रीम होते हैं कि हमारी कुछ इच्छा थी वो ऐसे पूरी नहीं हुई, स्वप्न जगत में आ गई। हमारे भय प्रोजेक्ट होते हैं कई बार, बहुत विशाल विषय है, मैं इसको संक्षेप में कह रहा हूँ। हमारे अपने भय ड्रीम में वो अचानक एक मॉन्स्टर का रूप ले लेंगे। एक बच्चा था, वो ड्रीम में जैसे मान लो खूब सारे सांप देख रहा है, तो कई बार वो सांप और कुछ नहीं, उसके अपने भय है, वो भय सांप का रूप लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे ही अंदर चेतना में जो कुछ हो रहा है वो एक इमेज के रूप में प्रोजेक्ट होता है। तो ये भी होता है। कभी कभी ड्रीम में हम रियल बीइंग्स के साथ दूसरे वर्ल्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं। अब वहाँ पर ये लाइन बिटवीन ड्रीम और विजन थिन पड़ने लगती है। तो कैसे कांटेक्ट में आते हैं कि कभी प्राण जगत में ज़्यादातर लोग स्लिप करते हैं। तो प्राण जगत के बीइंग की एक बड़ी पहचान होती है और वो बड़ी आपके नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है। तो प्राण जगत के बीइंग्स अगर बड़े ह्यूज जैसे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आप डरोगे नहीं और उसके और देखोगे तो कहते हैं ना एकदम सिमट करके छोटी हो जाएगी। तो मैंने तो कुछ एक ड्रीम इस तरह के देखे थे, एक बड़ा अजगर, भयानक अजगर और पीछे आ रहा है, शुरू की बात है। लेकिन अगर आप डरते नहीं हो, आप मतलब यू विल सेव योर सेल्फ बट यू आर नॉट अफ्रेड, आप उसको देख रहे हो, यू जस्ट ए दृष्टा, तो वो धीरे धीरे करके सिकुड़ता सिकुड़ता एक छोटा सा बन गया। तो ये पता चलता है। तो मैंने इससे ये सूत्र निकाला था जो नॉर्मल लाइफ में भी काम आता है कि अगर आपके सामने कोई भय का कारण है, जैसे कोई माफिया डॉन है या इस तरह की चीज़, एंड आई मीन इट, क्योंकि ये सारे अनुभव मैंने देखे हैं, आप डरते नहीं हो, आप करोगे जो करोगे। ये नहीं कि आप चले गए वो फिल्म की तरह हीरो बन करके कि मैं देख लूँगा तुझे, वो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सिंघम बन गए, लेकिन आप उससे डरोगे नहीं, शांत रहोगे अपने अंदर और माता जी को ऑफर करोगे, भय को नहीं आने दोगे। आप देखोगे कि उसकी जो शक्ति, वो जो पुश कर रहा था, वो एकदम लगभग सिमट के वो वैनिश भी हो सकती है। ये एक्चुअल एक्सपीरियंसेस मैंने लाइफ के देखे हैं कि ये जो बुली करते हैं लोग, अगर आप इफ़ यू रिफ्यूज टू बी बुलीड तो उनकी जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है, और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज़ को तो वो उनकी बढ़ती जाती है, दुगनी चौगनी होती है। तो ड्रीम्स में कई वाइटल वर्ल्ड्स के, कभी कभी ड्रीम्स बड़े क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर वो विजन की बात है कि वो क्लियर होने लगते हैं वो ड्रीम, आपको ल्यूसिड ड्रीम जिसको कहते हैं, आपको याद रहते हैं। तो अगर आपको ड्रीम्स याद हैं पूरी सीक्वेंस में, पूरी घटनाक्रम, तो मोस्ट लाइकली वो विजन है। अब विजन भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल कॉन्टैक्ट, आप किसी देवी के कॉन्टैक्ट में आए, किसी अन्य जगत में कॉन्टैक्ट में आए, तो आपने जो वहाँ देखा वो जागृत उसमें याद किए रखा, जैसे आप रास्ते में कोई चीज़ देखते हैं। फिर कई होते हैं सिंबॉलिक होते हैं, जहाँ पर वो संकेत मिल रहा है आपको ड्रीम के माध्यम से। माता जी एक स्टोरी बताती हैं जिसमें कोई व्यक्ति ने एक कार्टून पढ़ रहा था, तो कार्टून पढ़ के वो सोता है, तो वो देखता है कि वो जो कार्टून में वो लड़का है वो एक ताबूत की ओर, कॉफिन की ओर इशारा कर रहा है। फिर वो जैसे ही सुबह तैयार होके जब वो लिफ्ट में आता है, वैसे ही लड़का उसको लिफ्ट में बैठा हुआ मिलता है और वो कहता है प्लीज़ कम इन द लिफ्ट।
ही डज नॉट गो, और वो लिफ्ट क्रैश करती है. हाँ, तो उसने ड्रीम में इंडिकेशन. मेरे पास बहुत सारे ऐसी कथाएं ड्रीम्स की, अमेजिंग अमेजिंग, जहाँ पे आप इंटरवेंशन करके रोक भी सकते थे और कई बार नहीं रोका और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई. तो वो इंडिकेशंस होते हैं अन्य अन्य जगतों से, भविष्य का की कोई घटना या संकेत के रूप में आपको कुछ बता दिया जा रहा है, तो यू हैव टू पिक अप दोस क्लूज. तो ऐसे भी ड्रीम्स होते हैं. फिर कुछ ड्रीम्स होते हैं जो विजन्स हैं, ये विजन्स की कैटेगरी में आ गए, क्लियर है और आपको पूरी तरह याद रहेंगे. फिर ऑफकोर्स विजन में आप माँ श्री अरबिंदो, ये तो अल्टीमेट हो गया श्री कृष्ण को, लेकिन वो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ऐसे दिखाई देंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको श्री अरविंद वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई दे सकते हैं, एज ए पायलट दिखाई दे सकते हैं, तो अब आप ये नहीं कि अब श्री अरविंद के पिक्चर्स में तो वो ही इज नॉट लाइक दैट. या माँ, यू कैन सी द मदर विद लॉन्डर्ड क्लोथ्स, जो उन्होंने एकदम साफ करके अरेंज करके हीप रखी है. तो ऐसा प्योरीफाइंग पावर. ये इसकी भाषा ये सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये लंबे समय से ये कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली आती हैं. और अगर आप डील करोगे, या तो अपने ड्रीम्स को पहले तो अपने ड्रीम्स को स्टडी करें, कुछ पढ़ें. जैसे की उसकी क्या होती है वैदिक, उसमें कुछ चीज़ें जो की तरह हैं, चाबी है, वो अप्लाई हो जाएंगी. गति है जहाँ, मोशन है, तो अब उसमें ऑलवेज अगर आप ट्रेन है, फ्लाइट है, वो स्पेस क्राफ्ट बच्चा कोई देख रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें, ये आपको प्रोग्रेस. अब एयरक्राफ्ट में जा रहे, क्रैश हो गया, तो प्रोग्रेस बीच में कुछ बहुत सीवियर एक ऑब्स्टिकल आ गया. शिप में जा रहे हैं, तो ये सारे प्रोग्रेस को इंडिकेट कर दें. रेल ट्रैक्स पे जा रहे हैं, ट्रैक्स बदल गए, आपको जाना था कहीं, स्टेशन कहीं और आ गया. तो ये सारे के सारे ड्रीम्स, ये क्लू कि वो प्रोग्रेस के ड्रीम्स हैं, और आपकी प्रोग्रेस में या तो कोई बाधा आ रही है या चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, रोड टूटी हुई है. फिर एक ड्रीम्स होते हैं सीवेज के ड्रीम्स. तो यू नो कि ये सीवेज क्या है, वो जितने भी आपने छिपा के रखा है जो थ्रो आउट करने की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर सबकॉन्शियस में हैं, उनकी कैथारसिस हो रही है. शुरू में आते हैं बहुत सीवेज के ड्रीम्स आते हैं, बाद में वो ड्रीम्स सुंदर गार्डन्स में बदल जाते हैं, बिकॉज क्लियर हो जाता है वो सबकॉन्शियस का. तो ये जैसे जैसे हम चलते हैं इस रास्ते पर, डेड बॉडी का ड्रीम, कई बार गाड़ी पकड़ रहे हैं और पकड़ नहीं. हाँ एग्जैक्टली, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रोग्रेस की जो हम नहीं कर पाए, तो एक बार आपने उसके एक कॉमन एलिमेंट्स को पकड़ लिया, कभी कोई सिंह दिखाई दे गया, या कोई एनिमल आप पर अटैक कर रहा है. स्नेक में दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं. एक तो स्नेक होता है जो, जैसे खासकर कोबरा, इट इंडिकेट्स इवोल्यूशन. नॉट ऑल स्नेक्स आर बैड. खासकर अगर वो इरिडेसेंट स्नेक है, वाइट स्नेक है, या थोड़ी उसके अंदर ल्यूमिनस फीलिंग है, या कोबरा ऑल्सो. कोबरा कैन बी अ इवोल्यूशनरी स्नेक, मतलब कोई इवोल्यूशनरी एनर्जी आपके ऊपर काम, वो लंबा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, यूथ साइज फाइन, बट इफ इट्स ए कोबरा. एनाकोंडा जनरली वो जिसको कहते हैं ना हमारी कुंडली में काल सर्प, मतलब वो आपको बुरी तरह पछाड़ने आ रहा है, और प्रॉब्ली टू किल यू, या जिसके साथ आप देख रहे हैं उसको. फिर अगर आप देखते हो दोज ब्लैक मैम्बा टाइप ऑफ स्नेक, दे आर होस्टाइल फोर्सेस जो अटैक कर रही हैं. फिर कुछ स्नेक जो खूब तेजी से घूम रहे हैं, दैट्स अगेन द कुंडलिनी एनर्जी जो आपको. तो बहुत सारे तरह के वैरायटी हैं. हाँ, वाइट कलर के स्नेक्स, हाँ हाँ. सो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है. अब पाइथन जनरली होते हैं जो बड़ी तमस की शक्तियाँ हैं वो. लेकिन अगर एल्बिनो अगर आप देख रहे हो, तो वो एक चेंज हुआ है उन, जो मैं अपना बता रहा था ना, अजगर जो फिर चेंज होता है तो वाइट अजगर में, तो वो मतलब कोई एनर्जी जो बड़ी तमस की, कोई डार्क एनर्जी, तमस नॉट डार्क बट जो आपको पूरी तरह जकड़ सकती है, उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया है, गुड परिवर्तन. तो ये भाषा है जो डिकोड, कलर्स का अपनी भाषा होती है. पिंक कलर इज साइकिक. हाँ, तो आप जैसे डेथ आपने देखी, तो अगर किसी रिलेटिव की देखी, यूजुअली इट इज डेथ ऑफ समथिंग इन द पास्ट. फिर उस व्यक्ति के साथ आपका क्या कनेक्शन था, आपके अंदर क्या भावनाएं उठती थी उसको देख के. दांतों का गिरना, इनकॉन्शियंट की कोई टेंडेंसी. हाँ, इट डजेंट मैटर, द पर्सन इज अलाइव इज फाइन. सो वो, अब कई लोग सोचते हैं अरे वो मर जाएगा. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट. इज प्रॉफिटिक ड्रीम्स कैन बी देयर,
पर कई बार ये ज़्यादातर ये सिंबॉलिक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि डेथ देखना बुरा नहीं माना जाता है। तो फिर कोई चीज़ आपकी छूट गई, बैगेज छूट गया, आप उसको खोज रहे हो, तो ये बहुत सारे हैं, इसका आई कुड गो ऑन। तो ये अगर आप उनके क्लूज, ये एक भाषा है जो सीखनी पड़ती है अपने ड्रीम स्टडी करके, ड्रीम इमेजेस के बारे में पढ़ के, और फिर ये जैसे जैसे आप ड्रीम्स लोगों के इंटरप्रेट करते हो, एक ये अल्टीमेटली एक इंट्यूटिव चीज़ है। तो वो इंट्यूशन से आपको वो चीज़ क्लियर होती है, अनुभव प्लस इंट्यूशन, जिससे ये चीज़ क्या है। तो ड्रीम का एक अपना वर्ल्ड है, उसमें हाँ 5 डेज पंच प्राण, द 5 फोल्ड मूवमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी। अब उसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो वो मर रहा है या वो उठ रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट द प्राणिक एनर्जी इन यू, वो तो इसमें ये एक लैंग्वेज। अब जैसे अब मान लीजिए किसी को ये ना पता हो कि अब ये पंच प्राण इज नोन एंड एज नाग, ये हमारे शास्त्रों में भी है। तो ये एक विज्ञान है जिसमें कई जगह से आपके पास वो स्टडी होनी चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन, मतलब इसका तो एक कोर्स हो तो वन कैन डू इट। मेरे पास तो भेजते हैं लोग ड्रीम्स इंटरप्रेट। हाँ, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा कॉन्शियस करती है, हेल्प करती है। पता चल गया कि मेरे अंदर ये वृत्ति चल रही है, आपकी कोई बहुत डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, अचानक आपने देखा कि कृष्ण जी पायलट थे, आपका हवाई जहाज कहाँ कहाँ से क्रैश होता हुआ बच गया, तो आपको ये पता चल गया कि बस बच जाऊंगा, क्यों, कृष्ण जी मुझे ले जा रहे हैं। तो इट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि येस यू आर गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम, बट अल्टीमेटली यू विल बी सेव्ड, बिकॉज हु इज द पायलट, गॉड इज द पायलट। तो ये बहुत सारे इसमें आते हैं। कोई कोई ड्रीम आपके एक्चुअल पास्ट लाइफ कनेक्शन के भी ड्रीम हो सकते हैं, ये भी होता है। And when you see buildings or any like non-existing life things, हाँ, जो वाइटल वर्ल्ड की, अदर वर्ल्ड्स की बहुत सारे बीइंग्स हैं जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनके आप कांटेक्ट में आ सकते हो। अब एनिमल वर्ल्ड के अपने सिंबल्स हैं, कलर्स के अपने सिंबल हैं। लायन इज ए प्रोटेक्टिव पावर, टाइगर इज स्टेल्थ, भैंसा इज लस्ट। तो वो आपको एक बार पता, सरपेंट कैन बी आइदर अ इवोल्यूशनरी एनर्जी 10% ऑफ द टाइम और 90% होस्टाइल फोर्सेस। तो वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। रैबिट, गोट, तो ये सारा जगत जो बना है ना, ये सिंबल्स पे बना है। ये एक पूरी दृष्टि है कि जगत में जो कुछ, माउंटेन्स, पहाड़ चढ़ जाओ, एसेंट ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस, स्काई एंड स्पेस, वास्टनेस में एंटर कर रहे हो, जल फ्लोइंग, ड्राउनिंग, दुनिया की जो दुनियादारी, उसमें डूब रहे हो। ये नहीं कि मैं अरे डूबने वाला हूं, पानी में ना जाऊं, पानी में तो खड़े हो, गंदे पानी में दुनिया। या कभी कभी आप देखोगे कि वो समुद्र का पानी आके लेकिन आपको टच नहीं कर रहा है, ग्लास केस में आप सुरक्षित हो। इनकी एक लास्ट ड्रीम बता के देन आई विल गो टू समथिंग एल्स। तो एक ड्रीम था सहानादी का। सहानादी ने श्री अरबिंदो को लिखा कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैं एक नदी में हूँ जहाँ चारों तरफ बीस्ट हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब जो अजीब अजीब से बीस्ट हैं, और वो तो बड़े भयानक हैं। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वो मेरे को बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसके उस तरफ आपको मैं देखती हूँ, आपको और माँ को, और आप मुझे बुला रहे हो। तो एक क्षण को मुझे पहले डर लगा, फिर मैं कहता हूँ आप बुला रहे हो तो वाई नॉट। तो मैं आई जंप इनटू इट, और वो सारे बीस्ट मेरे यहाँ इधर उधर रगड़ करके, वो काम नहीं करते हैं, और वो उसमें से निकल करके पहुँच जाती है। एक अपने छोटे नारायण जी का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रीम था, सिमिलर ड्रीम था, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो नदी है और सब लोग अचानक चिल्ला रहे हैं, भागो भागो, जरासंध आया, जरासंध आया। जरासंध इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बाय द वे। जरासंध आया, जरासंध आया, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, उसमें बहुत अकल्ट नॉलेज है। तो सब लोग डर के भाग रहे हैं, और ये कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ क्या। तो वो देखते हैं श्री अरविंद को अपने सामने खड़े हुए। तो जैसे उनको देखते हैं, इनका सारा भय समाप्त हो जाता है और पूरी तरफ शांति छा जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आपका श्री अरविंद माता जी के साथ पास्ट रिलेशन समटाइम्स ड्रीम में डिक्लेयर हो सकता है. तो इट्स अ होल वर्ल्ड, नो लिमिट टू इट. पहले वाले का कोई डिकोड सामनाथ दी का लॉर्ड ने क्या आंसर दिया आपको? सहनदी को कुछ नहीं, वो ही सेड कम. तो यू हैव टू अब देखो फियर को तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ द फियर. कैसे गेट रिड होगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. यू गो थ्रू इट. तो वो तो आता है कई बार ऐसे ड्रीम्स, आप नदी के ऊपर से जा रहे हो, बहुत सारे. पर ये इमेजेस, क्लू ये है कि ये सिंबल्स हैं. दादा ड्रीम के ऊपर एक सवाल है. हाँ, मोस्टली हम इधर उधर का तो ड्रीम बहुत आ जाता है, डिवाइन का इतना जल्दी ड्रीम में क्यों नहीं? हाँ, ट्यून नहीं है ना. टेलीविजन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कुछ भी ट्यून नहीं है. तो स्वाभाविक रूप से तो वही सब आता है जिसमें हम ट्यून्ड होते हैं. नहीं, हम इतना पढ़ते हैं, सुनते हाँ, फिर भी बाकी कोई किसी को रास्ते में देख ले तो ड्रीम में आ जाता है. वो चेतना को बहुत समय लगता है ट्यून्ड होने में. और उसके बाद भी डिवाइन का ड्रीम एक बहुत ही इट्स नॉट ए कॉमन इवेंट. मतलब वो तो अल्टीमेट ट्रूथ है. लेकिन जनरली डिवाइन का ड्रीम अगर आता भी है तो कई बार वो एक बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं आएगा. पहले उनके बाकी फॉर्म्स, सिंबल्स इस तरह से आएंगे. जैसे पहले उनकी सवारी आएगी, बाद में डिवाइन का ड्रीम आता है, आएगा, ऐसी बात नहीं है. बट वो उनकी इच्छा के ऊपर है. Sometimes mother is seen, suddenly mother was small, then we cannot see her. यस. सो ऑल दोज, अभी तो बहुत सभी को ड्रीम सबका. जैसे आश्रम के कोई डिपार्टमेंट्स हो, बिल्डिंग हो, हाँ. चीजें हो, हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन पूछो. मदर अक्सर आती है और तो श्रीवंदर नहीं यहाँ आती. पे नहीं है. आएंगे, उनकी मर्जी है. अब श्री अरविंद क्यों नहीं आए तो कारण वही जाने. पर दे आर वन एंड द सेम, ये भी सच है. दादा, आपने एक टॉक में बताया था कि कभी कभार आपके ड्रीम्स में आपको जैसे आप कोई फॉर्म दिखता है, से लाइक आप किसी पर्सन को देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइक कभी मदर अपने आप को पूरा वेल हटा के आपको आपके ड्रीम्स में नहीं आती. शी टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ पर्सन. हाँ, वो भी हो सकता है. पर कभी कभार लाइक ऑल द टाइम वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि लाइक कोई और फोर्स भी हो सकता है. वो है, मतलब ये जो जगत है ना, जैसा बताया कि इम्पोस्टर्स भी आ सकते हैं. हाँ, लाइक तो हाउ वी डू आइडेंटिफाई लाइक वो बाय द फील इनसाइड, फीलिंग्स. कि वो सच में आपका माँ श्री अरविंदो से कांटेक्ट हुआ है. बेनेवोलेंट एनर्जी, जिसने बेनेवोलेंट एनर्जी का फॉर्म है, या कोई डार्क एनर्जी जिसने बेनेवोलेंट एनर्जी का फॉर्म एज्यूम किया है. तो आपको फील होगा. जो बात हो रही थी कि अगर कोई ऐसा बीइंग है जो डार्क है, डार्क मतलब उस सेंस में कि होस्टाइल है या कुछ फॉल्स है, और उसने फॉर्म एज्यूम किया डिवाइन का, पर उससे आपको जो फील होगा, भगवान का जो फॉर्म का कांटेक्ट होता है ना, वो दो चीज़ें तो निश्चित करेगा. पहला, हर्षित करेगा आपको. यू विल फील ए डीप जॉय इन द हार्ट, एंड देन देयर विल बी वेरी रीएश्योरिंग पीस. पर बाकी जो फॉर्म्स होंगे जो केवल वो फॉर्म धर के आ रहे हैं, तो इट कैन बी वेरी, या तो वो कुछ ऐसा कहेंगे या उनकी उपस्थिति से ही आपका हृदय उद्विग्न होगा. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आपने क्या देखा, उससे क्या महसूस किया. इट्स ए होल साइंस इन इटसेल्फ. एक सेकेंड, हाँ बता, वो क्या आप बोल रहे थे कुछ? हाँ मैं अधिकतर देखती हूँ खंडहर बहुत, हाँ और फिर वहाँ कुछ मंदिर की सीन. हाँ. तो बैठ जाइए. तो अब पर्सनल तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत एक विशाल विषय हो जाएगा. पर जैसे खंडहर होता है कि कोई पुरानी चेतना के अवशेष हैं जो जिससे कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर भगवान का कोई एस्पेक्ट या कोई उनकी पुकार, कोई चीज़ है जो उसके अंदर अभी भी जग रही है. मतलब हमारी चेतना, जब कोई घर टूटा है या खंडहर है, मतलब वो पार्ट हमारा जो वास्तव में इट शुड गो अवे, लेकिन वो स्टिक कर रहा है, वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. तो हम कहीं ना कहीं उसके अंदर जा कर के ट्रैप्ड हैं. जैसे स्टेयर केस है, उसमें क्लाइंबिंग, इट्स ए ड्रीम ऑफ एसेंशन, वैसे ही खंडहर. लेकिन
अगर आप देवी देवता का मंदिर देख रहे हैं वहाँ, तो वो साथ में ये भी है कि भगवान की उपस्थिति है, सहायता मौजूद है खंडहर से बाहर ले जाने के लिए. तो दैट्स हाउ इट इज. तो शेयर करना ये है कि डिपेंड्स. ऑर्डिनरी उसमें शेयर करना इज मीनिंगलेस, क्योंकि अभी ड्रीम की भाषा बहुत अलग है. पर अगर कोई समझना चाहता है कि ये ड्रीम का क्या अर्थ है, और नेचुरली अगर कोई जानकार है, तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. मुझे हमेशा एक ड्रीम आता था एवरी नाइट कि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट कहीं गया हूँ, बहुत पुरानी जगह है और कोई हवेलियाँ हैं, इधर उधर घूम रहा हूँ, तो मैं परेशान हो गया. तो एक दिन मैंने बैठ के एक स्टोरी लिखी कि जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ से कोई जा रहा था, कोई प्रवासी था, लेकिन वो जा नहीं सका, उसकी इच्छा यहाँ पे रह गई. तो जो भी यहाँ पे सोता है वो उस पर हावी हो जाता है और अपने ड्रीम में उसका जर्नी करता है. अब ये जो स्टोरी पढ़ेगा तो ये उसकी भी ड्रीम में जा सकता है. नहीं, तो ये सच भी हो सकती है. तो तब से मेरी ड्रीम बंद हो गई. हाँ, तो ये सच भी हो सकता है कि अब ड्रीम में कांटेक्ट होता है ऐसी एनर्जीज के साथ, जो जैसे बेनेवोलेंट होती है, वैसे मेलेवोलेंट एनर्जीज भी होती हैं. अगर वास्तव में कोई स्थान है जहाँ पर कोई ऐसी सत्ता घूम रही है, तो ड्रीम में आ सकती है. आई हैव हैड सच ड्रीम्स. जहाँ मैं रहता हूँ अभी भी, वहाँ पे ये ड्रीम के रूप में वो एनर्जीज आई थी, बीइंग्स आए थे. तो वो तो है, लेकिन कम आपने केवल स्टोरी नहीं लिखी है, वो आपने उसकी कोई रियलिटी को पकड़ा, और वो जब परहैप्स इट हेल्प्ड, इट हेल्प द पर्सन टू गो फर्दर. हाँ, क्या कह रहे? कभी कभार ड्रीम्स देखते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाते हैं और बॉडी मूव नहीं. हाँ, वो अलग चीज़ है. वो प्राण जो वो उसको वो फेनोमेना है, जिसको ऐसे डॉक्टर लोग तो अलग ढंग से बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैम पैरालिसिस. लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि आप बच्चों में ही होता है, एडोलेसेंट तक चलता है. आप बहुत वापस नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि शरीर के बाहर प्राण जगत में कॉन्शियसनेस जाती है. और एडोलेसेंस में ये बहुत कॉमन है. कभी उड़ भी रहे हो, कभी वो, लेकिन वो बॉडी के अंदर आने का वो मार्ग ढूंढती है, लेकिन इट इज़ नॉट, इट डज नॉट नो. एक डिसोसिएशन सा हो जाता है, पर अल्टीमेटली वन कम्स बैक. तो वो एक नॉर्मल चीज़ है. उस जैसे कि हम उस टाइम स्ट्रगल करते हैं. हाँ, अब जो भी मैं बताऊं उसका उपाय वो तो कर नहीं पाओगे ड्रीम में, क्योंकि ड्रीम स्टेट अलग है. पर अगर आप मुझसे पूछो तो माता जी का नाम लेके सोना चाहिए, माता जी का ब्लेसिंग पैकेट रख के सोना चाहिए. और आदत ऐसी डालनी चाहिए कि अगर ड्रीम में भी आपको कुछ हो रहा है ऐसा, तो माता जी का नाम ले सको. मतलब हम ड्रीम में अपनी चेतना से बाहर निकल के बाहर जाते हैं. बॉडी से बाहर निकल के, चेतना से बाहर तो कुछ भी नहीं है. बॉडी से बाहर निकल के प्राण जगत में चले गए. अब वहाँ से आने का, अभी बच्चे हो ना, तो पैसेज बन जाता है, वो कोई वो नॉर्मल चीज़ है. तो लेकिन डरना नहीं चाहिए, और सीधा माता जी का नाम लो, और सोने के पहले भी नाम लो माँ का. दैट्स, सोने के पहले बहुत अच्छा रहता है अगर माता जी का स्मरण करके, अच्छा सा संगीत लगा के, और झगड़ा करके नहीं, टीवी पर कौन कौन से शो आते हैं उसको देख के नहीं, अच्छी अच्छी कॉन्शियसनेस में सो, माता जी का स्मरण करिए. इसकी तो आदत. पैरालिसिस कोई नेगेटिविटी से तो नहीं होता, ये तो जनरली होता है. हाँ, ये तो सबको, बहुत एडोलेसेंस में प्राय सबको होता है, उसमें नथिंग टू वरी. सो ये है. अब पर्सनल ड्रीम्स तो आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा. हर एक व्यक्ति के अनेकों ड्रीम्स हैं, तो इंटरप्रेट करना. पर इन जनरल ड्रीम वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड नहीं है, कई वर्ल्ड्स हैं. कभी कभी हमारी कॉन्शियसनेस बाहर निकल आती है, बॉडी से भ्रमण करती है. कभी कभी वो मूल रूप से बॉडी के अंदर रहती है, लेकिन कांटेक्ट में आती है ऐसे भिन्न भिन्न स्तरों से, उनकी एनर्जी से, बीइंग से, उसके प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर. जनरली जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा होता है, जो हमारी अंदर की चेतना की अवस्था होती है, वो सारी चीज़ें ड्रीम वर्ल्ड में अपने ढंग से प्रकट होती है. इट्स ए होल साइंस.
हाउ टू मेक सन योर फ्रेंड. हाँ, अनुता, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और शायद बॉडी से बाहर चले जाते हैं कई बार, और सडनली हमें कोई झटका लगता है, आवाज़ दे देता है या हम उठ जाते हैं. तो उस समय थोड़ी सी चेतना तो बॉडी में आ जाती है कि काम चल जाए, बट पता चल रहा होता है कि हम पूरा कॉन्शियस नहीं है और वो स्टेट काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है. किसी किसी में होता है. आपको मतलब वापस स्थिर रहना चाहिए. अगर कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए सडनली उठाने की भी एक कला है. जागो उठो, ऐसे वायलेंटली नहीं करना चाहिए, प्यार से उठाना चाहिए, बहुत प्यार से. और या फिर सहला के, टच, साउंड नाइसली. अगर झटके के साथ शरीर में चेतना आती है तो कुछ पार्ट रह जाता है. देयर इज समटाइम्स ए लॉस विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी. तो अब तरीका तो ये रहता है कि जब आप अगर अंदर आओ और एकदम एक कन्फ्यूजन की स्टेट है, तो जस्ट स्टे क्वाइट. स्टे क्वाइट, कॉल मदर, कॉल पीस. दैट्स ऑल दैट इज टू बी डन. एकदम जंप करके भागना नहीं है. वैसे भी सुबह उठ के थोड़ा सा पहली चीज होनी चाहिए, ऑफर योर ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, या थिंक ऑफ द डिवाइन, या जस्ट प्रे समथिंग. क्वाइटली बैठे रहो, चेतना को संग्रहित करो, उसके बाद शुरू करो व्हाट्सएप मैसेजेस. ये नहीं आँख खुली अलार्म. अरे सर, लोग तो जैसे 4 घंटे 10-6 घंटे में ना जाने क्या हो गया. पहले वो मैसेज देखना है, कल आना था मैसेज आया नहीं, और वो कल रोज ही होता है, तो अगले दिन वो. तो पहले शांत हो जा. पहला व्हाट्सएप मैसेज भगवान को करो, उनसे रिसीव करो, उसके बाद संसार. फर्स्ट थिंग इज द डिवाइन, देन दिस थिंग. सो वो तो ये बेसिक चीज़ें. सोने के पहले और उठने के बाद पहले कुछ समय तक, कुछ समय डिपेंड्स ऑन ईच वन, जस्ट मे बी इवन ए फ्यू मिनट्स. बाहरी बॉडी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए करती है या फिर हाँ? उस चीज को फाइंड करती है, बाहर जानती है तो? बहुत है, बाहर एक विशाल संसार है. ये इसका कोई अब कहाँ जाएगा. शायद जिसको खोज रहा है, या शायद जो उसके अंदर चल रहा है, जिसको उसने नहीं देखा, वो ड्रीम में सामने आ गया. कई चीज़ें होती है जीवन में जो इम्पैक्ट करती हैं आपको, लेकिन आप उस इमोशन को या भाव को अपने अंदर दबा देते हो. हाँ, मतलब कई बार ये कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती है, कॉन्शियसली नहीं दबा रहे हो, पर आपने उसको एक इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कहीं आ गई टच करके. अब ड्रीम में वो बाहर निकल आती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसे होल. बाकी इसके बारे में पर्सनली कंसल्ट करना, पूजा दीदी से करना, और वो बाकी दोनों दीदी बैठे ना सामने. हाँ, ये 3 एक्सपर्ट्स हैं, ड्रीम एक्सपर्ट्स, सर्टिफाइड. हाँ, तो आपको जो इसके बारे में आगे प्रश्न करना हो, इनका व्हाट्सएप नंबर ले लो और इनको तंग करना. किसकी बात कर रहे हो? मेरी? बहुत देखा. क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ हंगामे, ये नहीं मालूम. हमने यार को जा बजा देखा. अरे कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा. क्या क्या हुआ हंगामे नशी, ये नहीं मालूम. ऐसे बहुत कुछ ये तो बहुत कुछ देखा है. मेरी कुछ एक टॉक्स में तो आई हैं कई. हाँ, आपने ड्रीम्स के ऊपर एक टॉक किया है. नहीं, वो कह रही मैंने क्या देखा, कहीं कहीं पर आई हैं वो सारी चीज़ें. भाई दी जो मैं कह रहा था वो सारे मेरे अनुभव की हुई चीज़ें हैं. तो वो बहुत कुछ हर तरह की चीज़ देखी. इस बहुत सारी चीज़ें, इससे वर्ल्ड विच इज़ वेरी वास्ट वर्ल्ड. तो नहीं, ये तो दर्शन तो खुद ही करना पड़ता है. कहते हैं बिना हमारे स्वर्ग नहीं मिलता. कभी कभी मिल भी जाता है पर ये नहीं, वो होती है बहुत सारी. क्या बताऊं, हर तरह के देखे हैं, हर तरह के देखे हैं.
सैटेलाइट में स्पेस जाते हुए देखा। एक आई कैन शेयर विच इज़, एक उसका फ्रैगमेंट में बस शेयर करूँगा, हाँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें पर्सनल हैं जो ये तो जानते, बट ये वुड नो कि किसके बारे में क्या बात हो रही है। पर एक देखा कि वो ओके, वन आई कैन शेयर जो प्रॉब्ली एवरीबडी कैन कनेक्ट विद। तो देखा मैंने कि एक वॉल्केनो इरप्ट करने वाला है, और मेरा काम दिया गया है कि उस वॉल्केनो के अंदर सबको बोलो बाहर निकलो, ये इरप्ट होने वाला है। तो वो मैं उसके अंदर जाता हूँ, तो उसमें जब लोएस्ट टायर है उस पर जैसे कर्मचारी होते हैं, मजदूर, उस तरह के लोग हैं, मैं कहता हूँ निकलो, ये एकदम घबरा गया, निकलते हैं। तो वो सुन रहे हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन में। आई ऑल्सो कांट स्पेंड मच टाइम। नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, उसमें कुछ परिचित हैं, कुछ अपरिचित हैं, सबको बोल रहा हूँ। थर्ड लेवल पे स्ट्रेंजली आई सी सम साधु सन्यासीज, आई वोंट नेम, एक मूवमेंट के लोग भी हैं, आई आइडेंटिफाई देम एंड आई टेल देम कम आउट, इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। दे डोंट लिसन एट ऑल, दे डोंट केयर। तो कुछ लोगों को तो मैं बाहर, कहते हैं ना हाथ निकाल करके फेंक रहे हो, तो आई कम आउट। फिर जब मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे पता है कि अब ये बस्ट होने वाला है, तो रेतीला मैदान है एंड आई एम रनिंग, क्योंकि अब ये बस्ट होने वाला है, जो जितना बोलना था, जिसको आना था आ गया। तो राइट साइड में मैं देखता हूँ कि अधर में अंतरिक्ष में बहुत अच्छे अच्छे बादल है, वहाँ पे कुछ लोग वॉच कर रहे हैं इस सीन को। तो ये कौन लोग हैं जो इतने स्पेशल प्रोटेक्शन है? Then I see they are devotees of Mother and Sri Aurobindo. Identify them. It's like the inner ashram. तो अच्छा, ये बड़ा मजा है। Then I rush. तो when I rush, फिर वो वॉल्केनो इरप्ट होता है, उसमें से लावा निकलता है खूब सारा। ये 95 की बात है। फिर वर्ल्ड में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए उसके बाद। 9/11 हुआ, कई सारी चीज़ें हुई। 97 की होगी। तो ये देन आई सी वो लावा रोल होता 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 सैंड पे मेरे पाँव के पास गिरता है, और उसके बड़ी कुछ अट्रैक्ट करी। तो उसकी जब मैं टच करता हूँ, इट शुड बी हॉट, लेकिन उसकी जगह वो बहुत ही कूलिंग है, नॉट कोल्ड बट कूलिंग। एंड उसका जो कंसिस्टेंसी है ना, आई कांट डिस्क्राइब। मतलब वो इट्स ए क्ले बट ऑफ ए वेरी डिफरेंट फील। वो पिंक कलर की क्ले बन गई है आते आते। फिर ये 2 रोजेस इस तरह से उसके ऊपर गिरते हैं, और फिर मुझे आवाज़ सुनाई देती है माता जी की कि दिस इज द क्ले ऑफ विच द न्यू क्रिएशन विल बी मेड। तो अब वो ड्रीम में इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे भी ड्रीम्स आए। एक था बड़ा इंटरेस्टिंग, जो जिसमें पूरा डिटेल नहीं, कि अगेन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड कुछ लोगों को लेकर के मैं पहुँचता हूँ कि सब, अब कई सारे स्पेस क्राफ्ट खड़े हैं, वो दिख रहे हैं एयरक्राफ्ट जैसे, लेकिन स्पेस क्राफ्ट खड़े हैं जो आपको अर्थ से दूर ले जाएंगे। बहुत भीड़ है दुनिया भर की वहाँ पे, मतलब जैसे कि अफरा तफरी मची हुई है। तो मैं पहुँचता हूँ, मैं कहता हूँ कि किस काउंटर पे जाना है, आई आस्क समबडी। तो जैसे ही वो मुझे देखते हैं, वो कहते हैं नहीं आपके लिए तो सब अरेंज्ड है। तो मुझे अंदर से ले जाते हो पीछे से कि आपका टिकट विकट रखा हुआ है। तो टिकट देते हैं मुझे, और कहते हैं कि आपके लिए तो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है सावित्री। देन आई रियलाइज, फिर मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ कुछ लोग उधर खड़े हैं कि सावित्री अलोन कैन टेक यू टू द बियॉन्ड। ये मैंने एक्चुअली प्रत्यक्ष अपने स्वप्न दर्शन में देखा है कि सावित्री इटसेल्फ इज एनफ। वो कहते हैं इट्स ऑलरेडी देयर। तो माँ ने तो ये लिखे ही है कि सावित्री, अगर तुम पढ़ते हो रेगुलरली, तो सावित्री अलोन इज सफिशिएंट टू टेक यू टू द हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट द नीड ऑफ ए लिविंग गुरु। हालांकि मुझे फ्रैंकली बताऊं, मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि सावित्री क्यों, डिवाइन मदर श्री अरबिंदो, एक क्षण को, पर ये पता चला कि सावित्री इटसेल्फ इज सफिशिएंट। हाँ, तो अब ये उसके साथ और चीज़ें जुड़ी थी, लोग थे, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ये तो दिख रहा है कि संसार में भी बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत कुछ, और वो बचेंगे जो जिनको भगवान ने पकड़ा हुआ है। हाँ बोलो बेटे। जो हम सोने से पहले काम करते हैं, क्या वो हमारे स्वप्न पे प्रभाव डालते हैं? कुछ हद तक, स्वप्न पे तो नहीं, निद्रा पे तो निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे। बैठ जाओ। समस्या ये ना, बहुत सारे स्वप्न तो हमको याद ही नहीं रहते, तो प्रभाव तो हर चीज डालती है। सोने के पहले काम करने से ज्यादा है कि आप कैसे उससे एंगेज हुए। तो मान लीजिए आपने बहुत हीटेड एनिमेटेड वे में आप इन्वॉल्व हुए, एक्साइटमेंट, या
आपका पूरा बीइंग उससे जुड़ा, वो तो पक्का प्रभाव डालेगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप पर भी डालेगा, ड्रीम वर्ल्ड पर भी डालेगा। पर कई सारे से काम होते हैं जो मैकेनिकल से होते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा उससे जुड़े नहीं होते हैं, तो दैट डजंट इम्पैक्ट मच। पर सोने के पहले नियम बना लो, मैं सच बता रहा हूँ, आपने कुछ भी किया, क्या देखा, क्या बातें हुई, सोने के पहले कुछ मोमेंट्स एज मच एज पॉसिबल माता जी की गोद में सो। वो तकिया होता है ना, तकिया, उसको माता जी की गोद बना लो, परमानेंट उसमें सिर रखो और माँ के नाम का स्मरण करते करते स्लीप इनटू दैट स्लीप। ये तो नियम बना लो अपनी लाइफ का, और उठो भी तो यही चीज करो। कई बार जो हमारी कमियां होती है या फिर जहाँ पे हम कमजोरियां होती हैं, वहाँ पे बुरी शक्तियाँ जो होती है वहाँ पे अपना प्रभाव डालती हैं, तो उस समय हम क्या करें? मैं तुम्हें एक जीवन का नियम बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी शक्तियों के बारे में सोचो मत। एक जीवन का नियम बना लो कि केवल थिंक ओनली ऑफ द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन, डोंट वरी अबाउट इट। बुरी शक्तियाँ ये सब कुछ नहीं है बिफोर दैट ऑलमाइटी ग्रेस। तो बस उनको याद करो, उनको इन्वोक करो, और अच्छी बुरी ये सब बह जाएंगी बिफोर हर। बुरी शक्तियाँ, उनकी पावर ही यहीं से आती है, हम उनमें बहुत विश्वास करते हैं और विश्वास करके उनको बहुत बल देते हैं, या हम भयभीत होते हैं, या उनके बारे में सोचते रहते हैं। डोंट थिंक अबाउट देम, थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन मदर। उनके सामने क्या है जो टिका रहेगा। अर्जुन रथ पे जा रहे हैं, महाभारत हो रहा है ना, पर उनका कृष्ण साथ में बैठे हैं। ये स्टोरी आपको पता होगी कि जब महाभारत का एंड में श्री कृष्ण अर्जुन को पुश करके निकालते, मालूम है ना ये स्टोरी? तो कुछ नहीं मालूम है। महाभारत जब खत्म हो जाती है तो अब प्रोटोकॉल ये होता था कि पहले सारथी उतरेगा, फिर वो रथी को उतारेगा। अभी भी है, ड्राइवर गेट्स डाउन, देन ओपन्स द डोर फॉर दी। तो अब प्रोटोकॉल तो, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उतरो, तो वो पर कि ये श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो जब तक वो सोच रहे हैं वो पुश कर देते हैं अर्जुन को, गो आउट, तो उतर जाते हैं। फिर श्री कृष्ण उतरते हैं, जैसे ही वो उतरते हैं वो रथ स्वाहा स्वाहा हो जाता है। तो बताते हैं कि उनके प्रभाव से उन्होंने, ये तो कब का जल गया होता, कर्ण इत्यादि ना जाने कितने इस पर तीर चले थे, लेकिन उन्होंने, उनकी उपस्थिति, ऑफ कोर्स हनुमान जी ध्वजा में थे, तो उन्होंने बचा के रखा था उसको। तो रथ क्या है? तुम्हारा शरीर है। तो थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन एंड द डिवाइन विल बी विद यू, रेस्ट यू डोंट हैव टू वरी। ओके, वन लास्ट आई विल टेक ऑफ दिस। एक बार की बहुत समय से मेरी बात है, एक जगह में जहाँ बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मुझे एक, मतलब मैं अब सपना का हूँ या विजन का हूँ, पर एक मुझे कुछ दिखता है, अगर उसको आगे का समझ नहीं आता कि क्या बतानी चाह रहा है वो विजन की टीम, तो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को पूर्ण कैसे? तो ये अगर एक पर्टिकुलर स्थान पर होता है, तो जैसे वो बता रहे थे ना, तो ये कोई चीज़ है जो तुम्हारे संपर्क में आना चाह रही है एंड इट्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। पर अब वो क्या चीज़ है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और पता भी नहीं कि किस तरह की चीज़ है, कि भाई वेदर यू शुड रियली इन्वॉल्व योर सेल्फ और नॉट। तो एक तरीका तो ये रहता है कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हो, तो मेरी तो सलाह रहती है डोंट कम इनटू कांटेक्ट। तो आप जब आपकी आँख खुलती है तो यू कैन जस्ट स्टे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर ए वाइल, कॉल द मदर एंड टेल दैट बीइंग कि देखो, आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजिशन टू हेल्प यू, आई जस्ट विश यू वेल, पीस पीस पीस। तो चला जाएगा। ऐसे हुआ है मेरे साथ भी, ऐसे जैसे बता रहे हो ड्रीम। तो एक जगह में रहने को मिला, तो कहा किसी ने सुसाइड हुआ था, यहाँ भूत आते थे, ये होते, पर वो जगह आश्रम का बिल्डिंग है। तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, आश्रम के पास है, तो भूत वूत आएंगे देख लेंगे। तो चले गए, तो आया, पहले दिन आया नहीं, आई। तो पहले तो उसने कुछ ट्रिक करी अपनी, तो आई रिएक्टेड एंड इट वेंट अवे। फिर अब उसने एग्रेसिव फॉर्म लेना शुरू हुआ। माने पहले बड़ा लविंग फॉर्म था, फिर एग्रेसिव फॉर्म लेना शुरू हुआ। तीसरी बार जब हुआ एक हफ्ते के अंदर, फिर मैंने कहा, मुझे अंदर से लगा कि ये जो पेड़ है ना वहाँ पे है। तो मैंने कहा देखो भाई, आई हैव नथिंग टू डू विद यू एंड यू हैव नथिंग, आई एम मदर्स चाइल्ड, दिस मदर्स प्लेस। तो आप शांति से जहाँ रहना है वहाँ रहो, मुझे कोई उससे इशू नहीं है, और आई विश यू वेल, आई विल प्रे फॉर यू।
फिर मैंने माता जी को प्रे किया कि माँ कोई है जो बहुत पीड़ा में है शायद, क्योंकि वो तो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं ना, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, तो उनके लिए भी शांति का प्रे किया, वहाँ भी प्रे किया। मैंने कहा सी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, आई मीन यू वेल एंड आई विश यू वेल, ख़त्म हो गया सारा। तो ये कम्युनिकेशन इस तरह के होते हैं, दे ट्राई टू कम। अब हार्मफुल भी होते हैं कई बार, बिकॉज दे कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो बेस्ट इज टू जस्ट गिव देम ए मैसेज। वो आपके विचारों को पढ़ेंगे, दे हैव देयर ओन वे ऑफ कैचिंग योर थॉट वाइब्रेशंस। दे ऑल्सो कैन कैच योर फियर्स। फियर मत आने देना किसी तरह का, किसी से मत डरना, लाइफ में नियम बना लो। वाई, व्हाट इज द बेसिस वाई वी शुड नॉट बी अफ्रेड? एंड डिवाइन इज विद अस। भय का कोई कारण नहीं है। और वहीं से ये लास्ट चीज आ गई, देन वील प्ले द सॉन्ग एंड देन वील से बाय बाय। ओके दादा, और जस्ट एक कोटेशन है, ऑलवेज बिहेव एज इफ मदर वाज लुकिंग एट यू बिकॉज़ शी इज इंडीड ऑलवेज प्रेजेंट। इसमें श्रीनंदन ने वाज की यूज किया। क्या वाज? वाज ये इंग्लिश भाषा में एक वे ऑफ सेइंग है, ऑलवेज बिहेव एज इफ शी वाज प्रेजेंट। क्योंकि आप नॉर्मल कोर्स में ये अनुभव आपका नहीं है, तो पहले एज इफ आया। एज इफ आने के साथ में ये वाज इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। एक प्रेजेंट उसमें भी आप पास्ट का वो कर सकते हो। ही वॉज बिहेविंग, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ही वॉज बिहेविंग एज इफ ही वॉज द बॉस। तो ये वाज आया, किस सेंस में आया? एज इफ। तो वो एज इफ क्योंकि उन्हें लिया है, तो भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से वास होगा। ये नहीं कि पहले देखती थी अब नहीं देख रही, ये उस सेंस में नहीं है। तो ये परफेक्शो कैम्ब्रिज की अंग्रेजी है ना उनकी। ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से कैसे मित्र बनाए। माँ ने ये कहा है कि किसी ने कहा कि मुझे बड़ी गर्मी लगती है पांडिचेरी में, तो माँ ने कहा मेक फ्रेंड्स विद द सन। मैं बताऊँ, हर चीज़ के साथ दोस्ती कर लो, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। बारिश हुई, पांडिचेरी में तूफान आया था, भुवनेश्वर से मेरी फ़्लाइट थी, तो लोगों ने कहा कि मत जाओ, तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, अगर ये तूफान आया तो ऑल द मोर रीज़न साइक्लोन, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मेरे अंदर ये भाव था कि नर्सिंग होम है, इसमें दे मे नीड, नॉट दैट आई कैन डू एनीथिंग, पर आई वॉज फीलिंग बैड कि मैं यहाँ पर सुरक्षित। तो जहाज टेक ऑफ कर गया भुवनेश्वर से, और लेकिन वहाँ पर बहुत भयंकर बारिश, इट लैंडेड, साइक्लोन वाज देयर। गाड़ी जो मैंने बुलाई थी वो आई नहीं। डबल कॉस्ट पे चेन्नई से तैयार हुआ एक आदमी पूरा, उस समय 1700 रुपये लगते थे, इसने 3400 रुपये मांगे। तो मैंने कहा जाना तो मुझे है ही है। रास्ते में गिरे हुए ट्रीज़, कहाँ कहाँ वो करके पहुँचा, करंट नहीं। जब मैंने फ़ोन करके बताया मैं आ रहा हूँ, तो मुझे कहा गया पानी की बोतलें ले आना, ब्रेड ले आना, क्योंकि घर में खाना नहीं है। तो वो सब मैंने, एक दुकान खुली हुई कहीं देख करके वो सब ले करके गया। मेरे अंदर क्या आ रहा था, मुझे फील करना है कि क्या होता है ये और क्यों ये फीलिंग आ रही थी, मुझे लगा ये भी एक काली का रूप है। तो यू कैन मेक फ्रेंड्स विद एनीथिंग। घोर वर्षा में, सन में, सूर्य कौन है? लिविंग बीइंग है ना। फ्रेंड्स कैसे बना? फ्रेंड मतलब यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक ए लिविंग बीइंग। और हमारे यहाँ तो ये चीज़ है, जल, सूर्य, सभी तो देवता हैं। पहाड़ हैं वो देवता हैं, उस प्रे करके हम लोग चढ़ते हैं। तो सूर्य से भी दोस्ती, और दोस्ती मतलब एक लिविंग बीइंग की तरह। हर देवी देवता, आप मंदिर में जाते हैं तो वो देवता जैसे बिहेव करते हैं। दोस्त, मेक हिम योर फ्रेंड। माई फ्रेंड गणपति, फिल्म भी आई थी, माई फ्रेंड हनुमान। मेक दीज थिंग्स एलिमेंट्स ऑफ नेचर योर फ्रेंड। रेन, स्टॉर्म, एंड दे कैन बिकम फ्रेंड। वर्षा ऋतु, ठंड जब लग रही है, तो दोस्ती तो करना बहुत। दोस्ती का आधार ये है कि मित्र भाव से, और दे आर लिविंग कॉन्शियस एंटिटीज। मेन चीज ये है, फ्रेंड्स मीन दे आर लिविंग कॉन्शियस एंटिटीज, एंड देन दे हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग व्हाट दे नीड टू डू। यू मे फील कि सबको तो वो साइंस कहेगा कि सब पर उतना यूवी रे पड़ रहा है, बट मेरी अपनी जो अनुभव है कि नहीं, आई नो इट विल साउंड वेरी अनसाइंटिफिक, बट देर इज ए शील्डिंग विच टेक्स प्लेस। तो मेक सन योर फ्रेंड। ओके, ये एंडलेस है, तो हम लोग रुकेंगे यहाँ। थैंक यू वेरी मच। विल स्टॉप विद वन भजन।
ताकि एकदम क्वाइटली